एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा बहुत ही घमंडी थी और अनामिका बहुत ही अच्छे दिल की थी। दो अलग अलग किस्म के लोग साथ कैसे रह रहे हैं, इस बारे में सोचकर लोग बहुत आश्चर्य होते थे। शारदा को अनामिका का चरित्र और उसका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे इस बात की भी जलन थी कि उसका बेटा रमेश अनामिका की ही बातें सुनता है। इस वजह से उसकी बहू के लिए उसके मन में बहुत गुस्सा भी था। शारदा जो कुछ भी करे वो बहू के लिए सर दर्द हो जाता था और सासू माँ को इसमें बड़ा मजा आता था। क्योंकि अनामिका गर्भवती थी, इसलिए रमेश बहुत खुश था। एक दिन ऑफिस के तरफ से कैंप लगने के सिलसिले में रमेश को बाहर जाना पड़ा। तभी अरे लड़की, ऐसे कैसे कपड़े धोई कि मेरी साड़ी फट गई। ये साड़ी तो मुझे बहुत पसंद थी, मैं बहुत शौक से लाई थी और तुमने जानबूझ के इसे फाड़ दिया। मैं बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आइंदा ऐसा हुआ तो देख लेना। सासू माँ, मैंने तो अच्छे से कपड़े धोया था, मुझे पता नहीं ये साड़ी कैसे फट गई। वैसे भी मैं गर्भवती हूँ, सारा काम मैं आहिस्ता ही करती हूँ। अच्छा रुकिए, मैं अभी आपकी साड़ी सिल देती हूँ। तुम क्या सोचती हो, मेरी हालत इतनी बुरी है कि मैं अपनी साड़ी खुद भी नहीं सिल सकती? अरे मैंने ऐसा कब कहा सासू माँ? बहुत हो गया, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, समझी? जाओ, जाके देखो किचन में क्या पकाना है। जाओ जल्दी जाओ। अनामिका कोई जवाब ना देकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। बाद में काफी देर के बाद वो सारे कपड़ों को देखती है। सारे कपड़े अच्छे थे। सारे कपड़े अच्छे हैं, फिर सासू माँ की साड़ी कैसे फट गई मुझे समझ नहीं आ रहा है। छोड़ो, अब तो खाना भी पकाना है, नहीं तो सासू माँ मुझ पे चिल्लाने लगेंगी। अनामिका जाके किचन में सारा खाना पकाती है। फिर शारदा खाना खाने के लिए बैठती है। तभी शारदा की बेटी पार्वती वहाँ पे आती है। जैसी पार्वती आती है, अनामिका कांपने लगती है, क्योंकि पिछली बार जब पार्वती आई थी तो उसे बहुत परेशान की थी। इसीलिए अपनी ननद को देखकर उससे पुरानी बातें याद आती है और वो बहुत डर जाती है। क्या भाभी, भैया कैसे हैं? उन्हें अच्छे से खाना खिला रही है या फिर खुद ही खा ले रही है? हाँ, वो अच्छे हैं। अरे तुम ऐसे डर के क्यों कांप रही हो? मैं तुम्हें शैतान दिख रही हूँ क्या? माँ, मैं शैतान दिख रही हूँ क्या कि ये मुझे देखकर कांप रही है? अरे तुम्हें तो पता है अपनी भाभी के बारे में, ये सब मत सोचो। तुम धूप से आई हो, ठंडा होके खाना खाओ, बाद में बात करेंगे। मुझे भी खाना है, पर ये मुझे देगी तब तो। ये तो मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछी। माँ, अगर तुम इस घर में ना हो तो कोई मेरा ख्याल रखने वाला नहीं, इसी बात का तो दुख है। बस करो, अब रो नहीं। आते ही लड़ाई शुरू हो गई, पहले खाना खाओ। अरे अनामिका, तुमने देखा ना घर पे कोई आया है? अगर तुम उसे खाने के लिए पूछ लेती तो तुम्हारे दांत गिर जाते क्या? हाँ? अरे वो तो अभी भी आई है, मैंने सोचा थोड़ा आराम करके फिर वो खाना खाएगी। तुम जो सोचोगी वो सही होगा। हाँ, मैं अभी निकाल के देती हूँ, खा लो पार्वती। अनामिका शारदा और पार्वती को खाना परोस के देती है और वो दोनों खाने लगते हैं। अनामिका के पकाए सारा खाना वो खा जाते हैं। वो एक दाना भी अनामिका के लिए नहीं छोड़ते हैं। खाना खाने के बाद पेट भर के वो अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद देखो अनामिका, सारा खाना खत्म हो गया। तुमने खा लिया ना? नहीं सासू माँ, खा लूंगी मैं बाद में। तो क्या तुम फिर से खाना पकाओगी? हाँ सासू माँ। हाय रे दैया, इतने समय के बाद अगर फिर चूल्हा जलाओगे तो घर कब्रिस्तान में बदल जाएगा। और मेरी ये कलमुही भाभी घर को कब्रिस्तान बनाने में लगी हुई है। क्या हुआ, गर्भवती है तो एक वक्त नहीं खाया तो क्या हो जाएगा? अरे कैसी बातें कर रही हो पार्वती? अगर मैं खाना नहीं खाई तो कोई बात नहीं, मैं एक ग्लास जूस पी लूंगी, फिर रात के वक्त मैं खाना खा लूंगी। देखो अनामिका, कुछ भी करो, बस इस घर को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सब ठीक से करोगी तो हमें भी कुछ कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है सासू माँ, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, जाऊंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। सासू माँ को ऐसा कहकर अनामिका मंदिर के लिए चली जाती है। मंदिर में भगवान को नतमस्तक करके वहाँ वो थोड़ी देर बैठ जाती है। फिर अनामिका को पता भी नहीं चलता और उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। मैंने ऐसी क्या गलती की है? एक तरफ ऐसी सासू माँ, ऊपर से उनकी बेटी। वो अपनी बातों से मुझे बहुत तकलीफ पहुँचाती है। नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं। वो जैसे ही ऑफिस के लिए चले जाते हैं, वैसे ही ये लोग मिलके मेरे ऊपर टॉर्चर करने लगते हैं।
मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, लेकिन हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर अनामिका बहुत रोती है और उदास हो जाती है। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी एक ऋषि मुनि उसे देखकर उसके पास आते हैं। वो अनामिका को देखते हैं। उसके आंखों में आंसू देखकर वो हैरान रह जाते हैं। अनामिका भी उस ऋषि मुनि को देखती है। दुखी मत हो, तुम्हारे आंसू तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे, हिम्मत रखो। स्वामी जी की ऐसी बातें सुन के अनामिका का मन थोड़ा शांत होता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से अपने घर लौट जाती है। घर लौट के देखती है कि शारदा और पार्वती बड़े आराम से बैठी हुई है। अनामिका के देखते ही उनका चेहरा बदल जाता है। ननद आई है और इसे कोई फर्क ही नहीं, मंदिर चली गई। कहती तो साथ चलते, इस तरह अकेले अकेले मंदिर जा रही हो, गाँव वाले क्या कहेंगे। आजकल कौन बहू है जो बात सुनती है? कितना भी चिल्ला उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बदलाव नहीं बहू रानी में। अब सब हमारी किस्मत है, किस्मत। तुम ऐसे कहते रहो, एक दिन यही भाभी अपने भैया से अलग कर देगी, फिर देखना हमें भीख मांगना पड़ेगा। शारदा और पार्वती की ऐसी बातें सुन के अनामिका को बहुत रोना आता है। उसे बहुत दुख होता है और वो सिसक के रोने लगती है। तभी उसके आंखों से जो आंसू टपक रहे थे, वो आंसू मायावी आंसू में बदल गए। वो समंदर बन जाता है और उसमें शारदा और पार्वती दोनों गिर जाती है और उस मायावी पानी में शारदा और पार्वती को चारों तरफ से घड़ियाल घेर लेते हैं। घड़ियाल खाने के लिए आते हैं। शारदा और पार्वती चिल्लाने लगती है। वो भागने की कोशिश करते हैं पर वो संभव नहीं था, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। इसीलिए वो अनामिका को विनती करते हैं। अनामिका रोना बंद करती है। शारदा पार्वती समझ जाते हैं कि अनामिका को परेशान करने की वजह से ये हाल हुआ था। पार्वती अपने गांव लौट जाती है। शारदा अपनी बहू अनामिका से माफी मांग लेती है। उसके बाद से शारदा और अनामिका खुशी खुशी एक साथ उसी घर में रहने लगती हैं। साथ ही साथ गर्भवती बहू को शारदा अपनी बेटी की तरह देखभाल करती है। रामपुर गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थे। वो डेली मजदूरी का काम करते थे और मिट्टी का घर जो कि टूटने ही वाला था, उसी में वो जी रहे थे। बाप बेटा सास बहू दुखी होकर एक साथ घर के बाहर बैठे हुए थे। प्रकाश ने मुझे और बेटे को बुलाया था जमीन के सारे पत्थर हटाने। मैंने भी हाँ कह दिया और 500 रुपए कहा। दूसरे दिन गोपाल गया और वो 400 रुपए में ही काम करने को तैयार हो गया। हमने सोचा था पैसे आएंगे तो हम पेट भर के खाना खाएंगे और खुश हो जाएंगे, पर सारी खुशी उस गोपाल नाम के कौवे ने उड़ा ले गया। फिर से हम बाप बेटा उस मजदूरी की जगह पर गए। वहाँ पे सब परेशान थे। फिर हम दोनों भी लौट आए। सासू माँ, ऐसा होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? क्या करे बहू, काम मिलता है तो भी वो हाथ से निकल जाता है। गलती ना करने पर भी हमें ही परिणाम भुगतना पड़ता है। मुझे बहुत भूख लग रही है सासू माँ, 2 दिन हो गए खाना नहीं खाई। ये कहते हुए अनामिका रो पड़ी। ये सुनकर सासू माँ भी रोने लगी। फिर बेटा और पिता ये देख नहीं पाए। वो दोनों काम की तलाश में बाहर निकल गए। तो क्या कह रही हो बहू, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं खुद बुजुर्ग हूँ, एक माँ हूँ, सासू माँ भी हूँ। ऐसी गरीबी बहुत देखी है मैंने, इस वजह से मुझे दुख नहीं। ऐसा मत कहिए माँ जी, कितनी भी आप में ताकत हो, लेकिन आप 3 दिनों से नहीं खाई हैं। सिर्फ पानी पी के पेट भर रही है। आपकी भूख आपकी आंखों से दिख रही है। मुझ में भूख बर्दाश्त करने की सहनशीलता ज्यादा है। तुम जवान हो, किसी की पत्नी हो, फिर तुम्हें माँ बनना है, फिर सासू माँ बनना है। पता नहीं तब तक ये समस्या चलता ही रहेगा कि खत्म भी होगा। ईश्वर अगर कृपा करेंगे तो ही कुछ अच्छा होगा सासू माँ। ईश्वर ने तो हमारी किस्मत लगता है गरीबी में ही लिखी है, इसीलिए इतनी तकलीफ। अब हम कहाँ जाए, कोई काम भी नहीं, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ऐसा कहकर सास बहू बहुत दुखी हो जाती है। तभी उनके पड़ोसी पार्वती उनके यहाँ आती है। उसे देखकर सास बहू दोनों नमस्ते करते हैं। वो भी उन्हें नमस्ते करती है। देखो शारदा, ऐसे पूछ रही हूँ तो बुरा मत मानना। अरे अरे देवी जी, ऐसी बात नहीं है, बताइए। आज घर पे काम वाली नहीं आई है। अगर तुम और तुम्हारी बहू आके घर का काम कर दो, खाना पका दो, तो मैं खाना भी दूंगी और साथ ही 200 रुपए भी।
ये सुन के सासू माँ और बहू रानी दोनों बहुत खुश होती है। वो दोनों ही ईश्वर को दिल से धन्यवाद कहते हैं। फिर देर ना करते हुए शारदा और अनामिका पार्वती के घर चली जाती है। अनामिका किचन में जाके खाना पकाने लगती है और शारदा कुएं के पास कपड़े धोने लगती है। इस तरह सास बहू पार्वती का घर का सारा काम कर देती है। वो दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। फिर 200 रुपए लेके वो सीधा किराने के दुकान चले जाते हैं, घर का राशन ले आते हैं और फिर अपने अपने पतियों के लिए खाना पका के वो दरवाजे के पास उनका इंतजार करने लगते हैं। शाम हो चुकी थी। बाप बेटा प्रसाद और रमेश बहुत दुखी होकर घर लौटते हैं, पर वो देखते हैं कि उनकी पत्नियों के चेहरे पे खुशी। क्या हुआ? सास बहू के चेहरे पे खुशी झलक रही है। पहले जाइए हाथ पैर धो आइए, फिर खाते खाते बात करेंगे। आप भी जल्दी आइए। सास बहू के कहे के अनुसार बाप बेटा हाथ पैर धो के फिर खाना खाने के लिए आके बैठते हैं। शारदा अनामिका उन्हें खाना परोस देती है। प्रसाद रमेश पेट भर के खाना खाते हैं। बहुत प्यार से वो अपने अपने पत्नियों को भी खिलाते हैं। बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। फिर आंगन में 2-2 खटिया बिछा के ठंडी ठंडी हवाओं में एक में सास बहू और दूसरे में बाप बेटा आराम से सो गए। अगले दिन जैसा कहा गया था कि दुर्गा के खेत में काम है, इसीलिए सास बहू अपना अपना टिफिन लेके वहाँ चली जाती है। पहुँचने के बाद वहाँ दुर्गा कहती है, हमारे लिए 2 मजदूर ज्यादा है, सास बहू नहीं चाहिए, जा सकते हो। ऐसा कहकर उन्होंने भेज दिया। क्योंकि काम कुछ नहीं था, इसीलिए गर्मी में एक पेड़ के नीचे आके सास बहू बैठ गई। कल पार्वती जी के कृपा से हमें कुछ काम भी मिला। हम अपना पेट भर के खाना खाए और 200 रुपए भी मिले। उस पैसों से हम राशन ले आए। अच्छा होगा वो खत्म होने से पहले दूसरा काम मिल जाए। जब वो ऐसा कह ही रहे थे, दूर से उन्हें एक ताड़ का पेड़ दिखता है। वहाँ से ताड़ गोला गिर रहे थे। बहू अनामिका वहाँ भाग के जाती है और अपनी सासू माँ के लिए ले आती है। सासू माँ, हम ताड़ गोला खा सकते हैं? क्योंकि वो काम के लिए गए थे, उनके पास हसुआ था, तो ताड़ से काट के ताड़ गोला निकाल के सास बहू खाती है। ताड़ गोला खाने के दौरान अनामिका को एक परिकल्पना आती है। जल्दी से जाके वो बात अपनी सासू माँ से कहती है। सासू माँ, इधर उधर काम ढूंढने के बदले, इसको उसको तेल मारने के बदले अगर हम ये ताड़ गोला बेचे तो कैसा रहेगा? अगर हम इसे शहर में ले जाके बेचते हैं तो बहुत लोग खरीदेंगे। क्या कहती हैं आप माँ? बहू अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा को मन में बहुत खुशी होती है। खेत में बैठ के ताड़ गोला खाने के बाद जो बच जाते हैं वो उसे घर भी ले आते हैं। तभी भी बाप बेटा खटिया में सो ही रहे थे। उन दोनों को सोते हुए देख सास बहू समझ जाती है कि आज भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। इसीलिए बाप बेटे को काम के बारे में ना पूछकर वो सीधा उनसे ताड़ गोला बेचने के बारे में बात करते हैं। ये सुन के वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं। अब से तुम दोनों का काम होगा ताड़ के पेड़ से ताड़ गोला तोड़ के ले आना। मैं और बहू ठेले में सारा सामान लदा के ले जाके बेचेंगे। इस बात के लिए बाप बेटा तैयार हो जाते हैं। फिर सास बहू सारे ताड़ के गोले लेकर एक ढका हुआ ठेले पे रखते हैं और ऊपर से पत्तों से उसे ढक देते हैं ताकि वो सूखे ना, और 2 किलोमीटर दूर एक शहर ले जाते हैं। फिर मेन रोड पे खड़े होकर वो बेचने लगे। ताड़ गोला बाबू, ताड़ गोला, सीधा पेड़ से लाया गया ताड़ गोला, मुंह में डाला तो पिघल जाएगा ये ताड़ गोला। 1 दर्जन 100 रुपए, आधा दर्जन 50 रुपए। खाएंगे सेहत बनाएंगे, ठंडे ठंडे ताड़ गोले, इसके बहुत फायदे हैं। 50 रुपए मत सोचो, अच्छी सेहत के लिए 100 रुपए में खरीदो ताजा ताजा ताड़ गोले। ऐसा कहकर सारा सामान एक जगह रखा और बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि गर्मियों का मौसम था और ताड़ गोले स्वास्थ्य के लिए अच्छी दवा माना जाता है। लोग 100 रुपए सुन के रुके नहीं, वो खरीदने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर सास बहू का ताड़ गोले का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। उन पैसों से वो नया घर लेते हैं, अच्छे कपड़े लेते हैं और कुछ पैसे अलमारी में बचत भी करते हैं। और इस तरह गरीब सास बहू अमीर सास बहू बन जाती है।